हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मित्तल मेंशन में कशिश, मीरा और नित्या लिविंग हॉल में बैठे राशि को खेलता हुआ देख रहे थे जब बाहर 3 गाड़ियां आकर एक साथ रुकती हैं। गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर कशिश सिर घुमाकर उस तरफ देखता है तो वहाँ पर कई सारे बॉडीगार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखते हुए कशिश खड़ा है उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, कौन है आप लोग? कशिश के सवाल पर मनमोहन जी अंदर आते हुए बोले, नमस्ते, मेरा नाम मनमोहन खत्री है। जिन्हें देखकर कशिश थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए बोले, नमस्ते, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया। नित्या जो कि वहीं पर बैठी हुई थी, कशिश के बात सुनकर खड़ी हो मनमोहन जी के सामने आकर उसके पाँव छूते बोले, नमस्ते दादाजी। मनमोहन जी नित्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, सदा खुश रहो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? नित्या मनमोहन जी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ क्यों खड़े हो? चलिए बैठिए। ये कहते हुए नित्या उन्हें सोफा की तरफ इशारा करती है, जिसे देखकर मनमोहन जी अपना सिर हिला देते हैं और आकर सोफे की तरफ बैठ जाते। मीरा मनमोहन जी को देखते हुए धीरे से नित्या से बोली, कौन है ये जिन्हें आप दादाजी कह रहे हो? ये सुनकर नित्या मीरा की तरफ देख, भाभी, ये करण के दादाजी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनमोहन खत्री। नित्या की बात पर मीरा अपना सिर हिलाते हुए बोले, तो चले चाय पानी की व्यवस्था करते हैं। नित्या अपना सिर हिलाती और मीरा के साथ किचन की तरफ चली जाती। उन लोगों के जाने के बाद करण, चित्रांग, सूर्या और वंदना वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देख कशिश बात को धीरे धीरे समझते हुए उन लोगों की तरफ देख कर बोला, आइए बैठिए। कशिश की बात सुनकर करण तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखने के बाद जाकर अपने दादाजी के बगल में बैठते हुए धीरे से बोला, देखा? करण की बात पर उसके दादाजी उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोले, मैंने पहले भी देख रखा है उसे। ऐसे बात कर रहे हो जैसे कभी देखा ही नहीं है, और इतनी जल्दीबाजी किस बात की है तुम्हें? करण मनमोहन जी की बात पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मुझे जल्दबाजी हो रही है, और कुछ दिन पहले जब आप मेरी शादी ज़बरदस्ती अपने दोस्त की बेटी से करवा रहे थे, तब आपको किस बात की जल्दबाजी थी? परपोते परपोती की जल्दबाजी थी, बट अब नहीं है। मनमोहन जी ने सीधा से जवाब दिया, जिसे सुनकर करण अपने दांत पीसते हुए बोला, लेकिन अब मुझे बीवी की जल्दबाजी हो रही है, इसलिए चुपचाप मेरा रिश्ता मांगे इन लोगों से। करण की बात पर मनमोहन जी खिसियानी मुस्कान के अपने होठों पर लिए बोले, इतनी जल्दी किस बात की हो रही है? अगर नहीं मांगा रिश्ता तो क्या कर लोगे मेरा? क्या कर लोगे मत कहिए, क्योंकि आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ। भगा कर ले जाऊँगा उसे, फिर बाद में मत कहना कि लड़के ने मेरी नाक कटा दी। करण ने धमकाते हुए कहा। उन दोनों की खुसर के देखते हुए कशिश बीच में इंटरफेयर करते हुए, आहा आहा। कशिश के खांसने की आवाज़ में मनमोहन जी और करण एक साथ बोले, गले में हिचकिच, विक्स की गोली खाओ, हिचकिच दूर करो। कशिश उन दोनों की बात पर थोड़ा सा झेपते हुए बोला, आप लोग इस तरीके से क्या बातें कर रहे हैं? बस ये जानना चाहता था। जिसे सुनकर मनमोहन जी करण के पैर पर नीचे से लात मारते हुए उसे चुप रहने का इशारा कर मुस्कुराते हुए कशिश की तरफ देख कर बोले, माना कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ बेटा, लेकिन अभी इलेक्शन का टाइम नहीं निकला है, तो पूरे परिवार को लेकर वोट मांगने तो नहीं निकलूंगा। तुम्हारी बहन का रिश्ता लेकर आया हूँ। मनमोहन जी की बात पर करण धीरे से बोला, इस तरीके से बोलना जरूरी था? सिंपल भी तो कह सकते थे ना। करण की बात पर मनमोहन जी अपने दांत पीसते हुए बोले, तुम चुप रह सकते हो? अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है तो तुम खुद मांग लो रिश्ता अपनी बीवी का। यह सुनकर करण मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, अब मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। जिसे सुनकर मनमोहन जी घूर कर करण की तरफ देखने के बाद कशिश की तरफ देखते हुए बोले, तो बताओ बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? कशिश मनमोहन जी की बात पर कुछ पल चुप रहकर बोला, ये मेरे लिए पहले एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मेरी बहन और करण के बीच में पहले क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अभी ये दोनों साथ में खुश है और करण ने मेरी बहन को काफ़ी सपोर्ट किया है, तो मुझे भी यकीन है कि वो काफ़ी अच्छा हमसफ़र साबित होगा। मुझे इस रिश्ते को कोई एतराज़ नहीं है। कशिश की बात सुनकर करण खुशी से उछलते हुए चित्रांग की तरफ देख कर बोला, चित्रू, तेरे बर्थडे के दिन मुझे कितना अच्छा सरप्राइज़ मिल गया, मिठाई लेकर आ। चित्रांग कशिश की तरफ बात पर अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए वंदना की तरफ देख कर बोला, मुझे ये लड़का पागल लगता है, पता नहीं क्या खाकर पैदा किया है इसे, हमेशा उछलता ही रहता है। तब तक नित्या और मीरा उन लोगों के लिए नाश्ता पानी लेकर आ जाते हैं। करण नित्या की तरफ चमकती आंखों से देखते हुए मनमोहन जी से बोला, इसी बात पे हमारी शादी करवा दो ना।
मनमोहन जी अजीब नज़रों से करण को देखते हुए, बेटा जरा ठंडा रखकर गहरी सांस भर ले, पहले लड़की से तो पूछ वो राजी है या फिर नहीं। मनमोहन जी की बात पर करण मुंह बनाकर नित्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे शादी करोगी ना इसी हफ्ते? नित्या करण के सवाल पर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि सब लोग उसे ही देख रहे थे, जिसे देखते हुए मीरा करण की तरफ देख कर बोली, शायद तुम्हारे घर वालों को पता नहीं है। करण मीरा की बात पर बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखते बोला, किस बारे में? मीरा करण की बात पर नित्या की तरफ इशारा करते हुए बोली, यही कि तुम्हारी बहन ने नित्या को मारने की कोशिश की और आज जो इसकी हालत है तुम्हारी बहन के कारण है। नित्या मीरा की बात सुन उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, भाभी आप ये क्या कर रही हो? मीरा नित्या की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने बिल्कुल सही कहा। तुम मौत के मुंह से बाहर आई हो सिर्फ इसकी बहन के कारण। मनमोहन जी मीरा की बात पर सोफे से खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, मेरी पोती की तरफ से मैं आप लोगों को हुई परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल वो बचपन से ही काफ़ी जिद्दी है, इसलिए उसने जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मनमोहन जी की बात पर मीरा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, माफ़ी मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है, माफ़ी तो इन्हें मांगना चाहिए। ये कहते हुए मीरा ने चित्रांग की तरफ इशारा किया, जिसे देख चित्रांग कन्फ्यूज होते हुए बोला, मैं क्यों माफ़ी मांगने लगा? मीरा चित्रांग की बात पर अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, वो आप थे ना जिसने आरोही को रिजेक्ट किया और उसने पागलपन में नित्या को मारने की कोशिश की? वो आप है ना जिसके कारण आरोही नित्या से नफरत करती है? वो आप है ना जिसने अपने दोस्त के लिए उसकी बीवी से शादी की? वो आप थे ना जिसने आरोही को साइड कर दिया और उस कारण उसने नित्या को मारने की कोशिश की? चित्रांग मीरा की बात पर अपनी आंखें रोल करते हुए, मैंने आरोही से ये सब करने के लिए नहीं कहा, मैंने आरोही को अपने लिए पागल बनने के लिए नहीं कहा। मीरा चित्रांग की बात पर उसकी तरफ देखते हुए, इसका मतलब किसी का आपसे प्यार करना आपके नज़र में गलती है? मीरा चित्रांग के सवाल करने पर करण खड़ा होकर मीरा की तरफ देखते हुए बोला, चित्रांग की जगह मैं जवाब देना पसंद करूंगा, और ऐसा इसलिए नहीं है कि क्योंकि वो मेरा दोस्त है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मेरी बहन चित्रांग से बेहतर लड़का डिजर्व करती है, एक अमीर और जिसका नाम है वो चित्रांग जैसे लो क्लास लड़के से मैं अपनी बहन की शादी क्यों करूँ? हम उसकी शादी किसी प्रॉफिट के लिए करेंगे, जैसे अपने किया कशिश मित्तल से। आपको किस चीज़ की दिक्कत है? किसी चीज़ की नहीं। इस तरह मेरी बहन की भी मैं किसी अच्छे घर में शादी करवाऊंगा, जब उसका मेंटल कंडीशन ठीक हो जाएगा और इस पागल को भूल जाएगी। ये कहते हुए करण चित्रांग की तरफ इशारा करता है। चित्रांग जो कि करण को घूरे जा रहा था, अपने दांत पीसते हुए, साले मुझे इस तरीके से बेइज्जत क्यों कर रहा है? करण चित्रांग की बात सुनकर बोला, देख यार, माना कि हम लोगों ने सब कुछ तेरे लिए किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम लोगों का नौकर है और हर किसी की बात सुनता रहेगा। तेरी खुद की ज़िंदगी है ब्रो, एंजॉय कर, और तेरी बीवी उसके साथ भी एंजॉय कर। चित्रांग करण की बात पर गहरी सांस भरते हुए कशिश की तरफ देखकर बोला, आपकी बीवी को साइड करते हैं, आपसे पूछते हैं, आप बताओ आपको रिश्ता मंजूर है या नहीं? हफ्ते भर में इन लोगों की शादी करनी है। कशिश चित्रांग की बात पर आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से? ये सुनकर करण चित्रांग को अपनी तरफ खींच कर बोला, एब्सोल्युटली ये मेरी तरफ से रहेगा, मैं इसे लड़की वालों की तरफ से नहीं रख सकता। ये देखकर चित्रांग अपना सिर हिलाते हुए करण के गले में अपना एक हाथ डालकर कशिश से बोला, ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं लड़कों वाले की तरफ से रहूँगा। कशिश चित्रांग के बाद अपना सिर हिलाते हुए खत्री परिवार की तरफ देख कर बोला, शादी और सगाई का प्रोग्राम एक साथ रखें तो कैसा होगा? जिसे सुनकर करण मनमोहन जी के पास जाकर बोला, अरे बोलिए ना। मनमोहन जी घूर कर करण की तरफ देखते हुए बोले, इस लड़के को चैन की सांस भी नहीं आती, हर चीज़ में जल्दीबाजी। करण मनमोहन जी की बात पर मुंह बनाते हुए कशिश की तरफ देखकर बोला, जिस वक्त हमारा वरमाला का फंक्शन होगा उसी टाइम हम सगाई भी करेंगे, और आज से 3 दिन बाद हमारी शादी का फंक्शन शुरू होगा। ये सुनकर कशिश हैरानी से करण की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किस बात की जल्दीबाजी है भाई? करण कशिश के हैरान नज़रों को देखते हुए, मैंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया है, और इस बीच मुझे शादी करके अपनी बीवी को सीधा रशिया लेकर जाना है, इस बात की जल्दबाजी है। करण की डायरेक्ट बात को सुन कशिश खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोला, अरे पहले घर वालों से तो बात करने दो। जिसे सुनकर करण चित्रांग की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये तो रहा घर वाला, सारंग परिवार का हिस्सा ये भी है, इसने परमिशन दे दी और क्या चाहिए? चित्रांग करण
क्षण की बात पर बोला, भाई मैं घर का बड़ा नहीं हूँ, मृत्युंजय भाई है और बड़े पापा बड़ी वहाँ लोग भी तो है ना, उन लोगों से भी तो पूछना पड़ेगा। करण चित्रांग की बात पर अपना सिर नहीं हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं मृत्युंजय शारंग की बहन से शादी नहीं कर रहा, कशिश मित्तल की बहन से शादी कर रहा हूँ, तो इनकी परमिशन की ज़रूरत है मुझे। कशिश उन लोगों की बातों के बीच में आते हुए करण से बोला, शाम को चित्रांग के बर्थडे का प्रोग्राम रखा गया है और कल मृत्युंजय के छोटे बेटे का नामकरण रखा गया, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। करण कशिश की बात सुन मनमोहन जी की तरफ देखने लगा, जिसे देखकर मनमोहन जी बोले, मुझे क्या देख रहे हो? मनमोहन जी करण की बात पर क्यूट सा चेहरा बनाते हुए बोला, दादू यार नाराज़ क्यों हो रहे हो, हमें कल बस और काम करना होगा, उसके बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मनमोहन जी करण की बात पर उसे एक नज़र घूरने के बाद कशिश की तरफ देखते हुए बोले, ठीक है जैसी आपकी मर्जी, लेकिन शादी इसी हफ्ते हो जाएगी। कशिश मनमोहन जी की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है, तो सभी लोग कुछ देर बातें करने के बाद वहाँ से चले जाए। सब लोगों के जाने के बाद कशिश मीरा की तरफ देखते हुए बोला, आज शाम के पार्टी में चलोगी? मीरा कशिश की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं। कशिश मीरा की ना सुनकर नित्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम चलोगी? नित्या कशिश की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ भाई, और राशि को भी लेकर चलेंगे। कशिश नित्या की बात सुनकर अपना सिर हिला राशि जो कि वहीं पर बैठी मिठाई खा रहे थे उसे उठाकर नित्या के गोद में देते बोला, इसे लेकर जाओ और सुला दो ताकि रात को वहाँ पर परेशान न करें। नित्या कशिश की बात पर अपना सिर हिलाकर राशि को लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद कशिश मीरा के पास आकर उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ मीरा, तुम हर वक्त इतनी चिड़ी सी हुई से क्यों रहती हो? मीरा कशिश की बात पर उसकी तरफ देखकर, मुझे पता है कि करण अच्छा लड़का है, लेकिन उसने जिस तरीके से मुझे इनडायरेक्टली गोल्ड डिगर कहा, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो काफ़ी बदतमीज़ है। कशिश मीरा की बात पर उसे देखते हुए बोला, मीरा तुम्हें लगता है कि मृत्युंजय की चॉइस घटिया है? मीरा कशिश की बात सुन कंफ्यूज होते हुए बोले, मतलब? कशिश हल्का सा मुस्कुरा कर मीरा को देखते हुए, पिछले 2 सालों से तुम्हारे साथ हूँ मैं, जितना तुम मुझे नहीं समझती ना उतना तुम्हारी आंखों को पढ़ सकता हूँ। तुम अभी भी सुधांशु को पसंद करती हो, लेकिन मृत्युंजय की पसंद मैं हूँ। मीरा कशिश की बात पर अपनी नज़रें चुराते हुए, मैं उसे पसंद नहीं करती और मैं उसे पसंद क्यों करूँगी, उसके पास ध्रुवी है। ये सुनकर कशिश मीरा के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, बहुत सी बातें ऐसी हैं मीरा जिस बारे में तुम्हें नहीं पता, और उसे बारे तुम्हें न पता चले वही बेहतर है। मीरा कशिश की बात को अनसुना करते हुए बोली, तुमसे कुछ कहना ये बेकार है, मुझे ज़रूरी काम है, मैं जा रही हूँ। इतना करके मीरा कशिश के हाथ को हटाकर कमरे की तरफ चली जाती है। कशिश जाती हुई मीरा को देखकर एक आह भरते हुए, सच में मृत्युंजय, एक दिन तुम मार जरूर खाओगे और तुम्हारी बीवी तुम्हें पीटेगी, तो मुझे सबसे ज़्यादा मजा आएगा। इतना कहते हुए कशिश हल्का सा मुस्कुरा मीरा के पीछे कमरे की तरफ चला जाता है। शाम का वक्त शारंग विला से नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। बर्थडे डेकोरेशन कर उन लोगों ने डेकोरेशन वाले को बुलाया था, जो कि बैलून से सुंदर डेकोरेशन कर रहे थे। अव्यक्त बैलून को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। जब मृत्युंजय उसे पीछे से अपनी गोद में उठाते हुए, क्या हुआ मेरे औलाद, इन बड़ी बड़ी आंखों से बैलून को क्यों देख रही हो? अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर बैलून की तरफ इशारा करते हुए, डैडा बैलून। मृत्युंजय अव्यक्त की बात सुन सिर हिलाते बोले, हाँ मुझे भी दिख रहा है बैलून, तो क्या करूँ? समृद्धि मृत्युंजय के पैर के पास आकर उसे बैलून की तरफ इशारा करते हुए बोली, डैडा बैलून। मृत्युंजय झुककर समृद्धि को अपनी गोद में उठा उसे डेकोरेशन करने वाले के पास जाकर थोड़ा हिचकिचाते हुए, एक्सक्यूज मी। डेकोरेशन वाला मृत्युंजय को देखकर ठीक से खड़ा होते हुए बोला, यस सर। मृत्युंजय उसकी बात को अव्यक्त और समृद्धि की तरफ इशारा करते हुए बोले, मेरे बच्चे को बैलून दे दो। समृद्धि मृत्युंजय की बात पर खुश होते हुए बोली, डैडा 2 बैलून्स। मृत्युंजय एब्रासमेंट भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने के बाद डेकोरेशन वाले की तरफ देखते हुए बोला, 2 बैलून दे दो दोनों को। डेकोरेशन वाला मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए दोनों को बैलून दे देता है, तो मृत्युंजय अपना सिर हिलाते उन दोनों को लेकर सीधा अपने कमरे में आ जाता है। मृत्युंजय जब कमरे में आता है तो देखता है महक लिटिल बेबी का मसाज कर रही थी, जिसे देखते हुए मृत्युंजय अव्यक्त और समृद्धि को बिस्तर पर बैठाते हुए बोला, ये दोनों बच्चे मुझे किसी दिन बेइज्जत करवा कर रहेंगे। महक अचानक मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोले, आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसे सुनकर मृत्युंजय बच्चों के हाथ में पकड़े बैलून की तरफ इशारा करते हुए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसी से कुछ नहीं मांगा और इन दोनों के कारण मुझे बैलून मांगना पड़ा। ये सुनकर महक अजीब नज़रों से मृत्युंजय को देखते हुए बोली, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जो बैलून है हमारे घर के हैं और हमने ऑलरेडी इसके पैसे दे दिए हैं, तो इसमें मांगने से बेइज्जती वाली कौन सी बात है?
मृत्युंजय महक की बात पर एटीट्यूड में खड़ा होते हुए, मैंने आज तक तुमसे किस नहीं मांगी, बल्कि हमेशा खुद कर देता, और तुम्हें लगता है कि मैं बैलून मांग सकता हूँ? सुधांशु जो कि वहाँ आ चुका था, अंदर आते हुए मृत्युंजय से बोला, इसे ही तो बेशर्मी कहते हैं जीजू। सुधांशु की आवाज़ पर मृत्युंजय सिर घुमाकर उसकी तरफ देखे, उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, तुम इतना चमक क्यों रहे हो? तुम्हारे फेस पर एक ग्लो है क्यों? मृत्युंजय के अचानक सवाल को सुनकर सुधांशु थोड़ा सा छिटक जाता है और खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, अब मैं बिजनेसमैन बन चुका हूँ, थोड़ा रहन सहन बदलना होगा ना, तो मैं भी तो आपकी तरह हॉट लग सकता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी हूँ। ये सुनकर मृत्युंजय हंसी के साथ बोला, हा हा हा, तुमसे इतना बड़ा झूठ किसने कहा कि तुम हॉट हो? आपकी बहन नहीं कल रात को मेरे बेडरूम में कहा, सुधांशु ने तुनक कर जवाब। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के